Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is the question of consolidation of income statement and comprehensive income statement. It's very simple. We are just supposed to add the figures of both the company's parents and subsidiary company. And then after that we'll make a schedule which will identify the parent share, and the rest of the amount will be considered as NCI. So this is not that much technical topic. दोनों इनकम स्टेटमेंट्स को बस हमने ऐड करना है और उसके बाद एक छोटा सा हमने 3 लाइन का स्केचुअल बनाना है, तो ये हम कंक्लूड कर देंगे इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें बाकी ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। अदरवाइज इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हो सकता है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट सब्सिडरी की रीड्रॉ करनी पड़े जो हमने उसके अंदर ऐड करनी है, या और बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। सो ये बहरहाल हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। Entity P acquired 80% of S several years ago. Entity P presents the statement of profit or loss and other comprehensive income as a single statement. Items in other comprehensive income are shown net of tax. ये जो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है ना, Entity P acquired 80% of S, और जो इसकी एक्सटेंशन है several years ago. सो यहाँ पे several years ago का हमारे पास कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये लिखा हो ना लिखा हो, 2 years ago, 3 years ago, इसलिए क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम, तो इनकम स्टेटमेंट के तो सारे अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं हर साल। तो हमें कंसर्न ही नहीं है कि चाहे ये 100 साल पहले एक्वायर हुई थी या 2 साल पहले एक्वायर हुई थी, वो उस साल की कहानी इनकम स्टेटमेंट की तो हर साल ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट में जितनी भी फिगर्स लिखी हुई हैं ये इसी साल की हैं, तो हमने इसी साल की ट्रीटमेंट करनी है इसके साथ। हाँ, अगर बैलेंस शीट वाला होता तो हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में देखा है कि जो एसेट होते हैं, अगर वो 2 साल पहले आपने उसको एक्वायर किया है किसी सब्सिडरी को, और कुछ ऐसे एसेट हैं जो आप लिखना भूल गए थे या ओमिट हो गए, या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस था, उसको एडजस्ट करना है। तो अगर 2 साल पहले है तो 2 साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। 5 साल पहले की बात है तो 5 साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे उस एसेट की जो आपने ओमिट कर दिया था, जिसका डिफरेंस रह गया था। इसलिए क्योंकि वो रनिंग बैलेंस है, वो चलता रहता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज को, इक्विटी को इवन। लेकिन एक्सपेंस को और इनकम को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ये साथ के साथ क्लोज होती है। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है और कोई ऐसी इनकम है कि जो अभी अधूरी है, लाइक आपने डेफर्ड इनकम और डेफर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा है, तो उसके अंदर तो अभी आपने अपना हिस्सा अदा किया है, आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, और दूसरी तरफ से पैसे आने हैं, या दूसरी तरफ से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं, चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, और आपने भी उसको पैसे पे नहीं किए, तो वो तो फिर एक अलग बात है ना, वो तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री होती वो है जो एक से ज़्यादा टाइम पीरियड पे, अकाउंटिंग पीरियड पे फॉल करती है, तो वो बात अलग है। तो वो भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम उसको कहते हैं फॉर द टाइमिंग दैट इज लायबिलिटी। हम उसको एक्सपेंस पर लिखते नहीं है, हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। और अगर हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये भी हमारा एसेट है, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि राइट नाउ दैट इज नॉट एक्सपेंस, दैट इज एसेट, क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट है विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर। तो बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेवरल ईयर्स अगो है या कितने भी ईयर्स अगो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये समराइज्ड हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है पेरेंट कंपनी की भी। ये इसका प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000, सब्सिडरी का ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर 90,000। उसके बाद इनकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हमारे पास। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स होते हैं। उसके अंदर डेफिनेटली हम इंटरेस्ट रेट के बारे में तो श्योर होते हैं कि जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमारे पास बाय द एंड ऑफ ईयर एक्चुअरियल गेन्स एंड एक्चुअरियल लॉसेस आ जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स का टॉपिक आपने डिटेल में इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में पढ़ा है, और हमने वहाँ पर एक्चुअरियल गेन एंड एक्चुअरियल लॉसेस को डिस्कस किया था कि क्या आपने प्लान किया है और क्या एक्चुअली बाय द एंड ऑफ ईयर रिजल्ट आया है। तो उस वो रीमेजरमेंट भी आप उसकी करेंगे क्योंकि वो आपकी एसेट भी बनता है और आपका लायबिलिटी भी बनती है। ओके, देन आइटम्स दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, ये भी हमारे पास है। कैश फ्लो ऑफ हेज आ गया जी। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, सो ये इन दोनों का नेट रिजल्ट है। ओके, तो हमारे पास 2 ही आइटम्स हैं, तो ये दोनों हमने डिस्कस की हुई। हेजिंग भी हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े थे अगेन इन इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, तो हमने डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था।
कि रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए हम क्या क्या टूल्स कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी कैश फ्लोज आ गए। ओके, सो वेरी प्रिसाइजली ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है दोनों की, और इसकी कंटिन्यूशन में ही देखें 80,000 के अंदर नेट इफेक्ट 800 का ऐड हुआ तो 80,800 हो गया, और इसी 90,000 के अंदर एस की इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर उसके अंदर इसका कॉम्प्रिहेंसिव का 1400 नेट ऐड हुआ तो 91,400 यानी कि 90,000 में आपने 1400 यहाँ पर ऐड किया, सॉरी। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। हमने करना क्या, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने इनको ऐड करना है, राइट, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। सिंपल। नाउ दिस इज एग्जैक्टली सिंपल, 2 + 2 = 4 लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में भी 2000 + 1000 इट विल बी 3000। नाउ यहाँ पे अलजबरा अप्लाई होगा, 1200 - 400 प्लस, सो 800 माइनस यहाँ पे आएगा। हाँ, ठीक है। सो हम इसको बना लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। सो 4 + 2 60, नाउ दिस इज 660। मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना लेता हूँ। हमारे पास 660 आया था जी, 6,60,000। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट है जी 2 लाख + 60, तो 2,60,000 होगी कॉस्ट। 2,60,000, इन दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस, ये है जी रेवेन्यू, ये है जी CGS, ये है जी ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस है 90 एंड 95, एक 80 एक 85, 185 हो गया। सो एक्सपेंस है जी 185, ये हम इसमें से लेस करेंगे, देखते हैं कुछ और भी लेस करने वाला है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ये हम एक्सपेंस इसमें से लेस करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमारे पास है जी इनकम टैक्स है 30 और 15 45,000, टैक्स 45,000। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 3,54,815। दिस इज नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है, ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको आप EBT कहते हैं। इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी हम इसके साथ ही, ये हमारे पास है जी नेट इसका, ये हमारे पास है ओके जी। सो ये मैंने यहाँ पे गलती से 185 लिख दिया था, मतलब जैसे हम 000 एक्सक्लूड करके करते हैं रूटीन में, तो यहाँ पे आंसर मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, तो उसको मैंने एग्जैक्टली 185 लिख दिया। एक्सपेंस जो हमारे 185 बनते हैं, एक्सपेंस 90 एंड 95, तो 185,000, तो मैंने इसको 000 के साथ लिखा है। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,15,000, देन वी डिडक्टेड टैक्स फ्रॉम इट, सो नाउ दिस इज 1,70,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास है जी रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, सो रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ये है जी हमारे पास 2000 एंड 1000, ये 3000 का है हमारे पास। और फिर इसके बाद हमारे पास है जी कैश फ्लो हैज, ये 1200 माइनस है और 400 हमारे पास पॉजिटिव है।
सो रीहैच ये हमारे पास 1200 और 400, ये हमारे पास आएगा 800 और ये माइनस का है, ठीक है, ये याद रखें। ये जो 800 है हमारे पास, दिस इज ऑफ माइनस,